डियर व्यूअर्स, हमारे दृष्टि पीसीएस चैनल पर अब से हर रोज शाम 6 बजे राज्य विशेष करंट अफेयर्स देखना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन की रिकैप को देख लेते हैं। पहला सवाल था, इन्होंने वंदे मातरम नामक अंग्रेजी समाचार पत्र प्रकाशित किया, आईसीएस परीक्षा पास की, युगांधर पत्रिका के लिए भी योगदान दिया और एक तरह के योग, अभिन्न योग की शुरुआत की। ये थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अरबिंदो घोष। दूसरा सवाल था, चर्चा में रहा बेलगावी सीमा विवाद किन राज्यों के बीच है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तीसरा सवाल था, इस्लामिक विकास बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इस बैंक का उद्देश्य शरीयत कानून के आधार पर आर्थिक विकास के लिए वित्त उपलब्ध कराना है। कथन 2, इस बैंक का सदस्य बनने के लिए किसी राष्ट्र की कुल जनसंख्या का कुछ अनुपात मुस्लिम होना जरूरी है। इनमें से कौन सा या से कथन सत्य है या फिर है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल कथन 1 ही सही है। चौथा सवाल था, नेशनल कमोडिटीज एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह भारत में प्राथमिक रूप से कृषि वस्तुओं के लिए है। कथन 2, यह भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के द्वारा शुरू किया गया है। इनमें से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? इस प्रश्न का सही जवाब है दोनों ही कथन सही हैं, यानी ऑप्शन सी। पांचवा सवाल था, ब्यास नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? कथन 1, यह रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। कथन 2, यह पंजाब के हरीके में सतलज नदी से मिल जाती है। कथन 3, यह पूरी तरह भारतीय सीमा में प्रवाहित होती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी तीनों ही कथन सही है। छठा सवाल था, संसदीय स्थायी समितियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इनका गठन केवल संसद के एक अधिनियम के प्रावधानों के तहत किया जाता है। कथन 2, श्रीमती रमा देवी सामाजिक न्याय और अधिकारिता की विभागीय रूप से संबंधित स्थायी समितियों की वर्तमान अध्यक्ष हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2 कथन सही है। सातवां सवाल है, संसद में बजट पेश किए जाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक साल के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। कथन 2, बजट में केवल 3 घटक होते हैं, राजस्व एवं पूंजी प्राप्तियों का अनुमान, राजस्व बढ़ाने के तरीके और साधन एवं व्यय का अनुमान। इनमें से पूछा गया था कि कौन सा या से कथन सही नहीं है या फिर है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल कथन 2 सही नहीं है, कथन 1 सही है। कल के एपिसोड में कथन 1 को भी गलत बोल दिया गया था, उसके लिए हमें खेद है। क्वेश्चन नंबर 8, ग्रेट रीसेट इनिशिएटिव निम्नलिखित में से किस संगठन या संस्था की एक पहल है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, विश्व आर्थिक मंच। नवा सवाल, हांगकांग की राजनीतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, हांगकांग ब्रिटिश नियंत्रण में हुआ करता था, लेकिन 2000 में चीन को वापस सौंप दिया गया था। कथन 2, इसे एक देश दो प्रणाली सिद्धांत के तहत प्रशासित किया जाता है। कथन 3, हांगकांग का मूल कानून 2030 तक चलेगा। इनमें से कौन सा ऐसे सही है या फिर है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी केवल कथन 2 ही सही है। अंतिम सवाल था, स्वच्छ भारत मिशन शहरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसे 1.41 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 2021 से 2026 तक 5 सालों के लिए लागू किया जाएगा। कथन 2, यह कचरे के स्रोत पर नहीं बल्कि इसके पृथक्करण, सिंगल यूज प्लास्टिक को कम करने पर केंद्रित है। इनमें से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल कथन 1 सही है। अब देखते हैं हमने आपसे जो अभ्यास प्रश्न पूछा था। प्रश्न था, खबरों में रहने वाले शब्द चिल्लई कला का मतलब है लद्दाख क्षेत्र की तीव्र शुष्क अवधि, हिमाचल प्रदेश की एक विशेष शॉल, कश्मीर घाटी में कड़ाके की सर्दी या फिर अजमेर की प्रसिद्ध हस्तशिल्प कृति। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, कश्मीर घाटी में कड़ाके की सर्दी।
21 दिसंबर से कश्मीर में 40 दिन की अवधि के लिए चिल्लई कला की शुरुआत हो गई है। इस दौरान क्षेत्र में 0 से कम तापमान के साथ कड़ाके की ठंड पड़ती है। इस दौरान तापमान में गिरावट से सड़क मार्ग बंद होने के अलावा प्रसिद्ध डल झील एवं अन्य जलाशय जम जाते हैं। चिल्लई कला के 31 जनवरी को समाप्त होने के बाद चिल्लई खुर्द और चिल्लई बच्चा की अवधि शुरू होती है। अधिकतर इलाकों में बर्फबारी की संभावना भी अधिक रहती है, अतः विकल्प सी सही है। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आज के सेशन का पहला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, तोलकाप्पियम तोलकाप्पियर के द्वारा लिखी गई थी और यह प्राचीन तमिल साहित्यिक कार्य मानी जाती है। कथन 2, तोलकाप्पियम तमिल व्याकरण है। कथन 3, यह संगम काल की राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक स्थिति को उजागर करती है। इनमें से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर हैं केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3, 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही जवाब है तीनों ही कथन सही हैं, यानी ऑप्शन डी। हाल ही में शिक्षा राज्य मंत्री ने तोलकाप्पियम का हिंदी अनुवाद और क्लासिकल तमिल साहित्य की 9 पुस्तकों का भी कन्नड़ अनुवाद जारी किया। भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के इतिहास में तमिल भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने कहा कि संगम साहित्य और तोलकाप्पियम इसकी समृद्ध एवं गौरवशाली परंपरा का भाग हैं। तोलकाप्पियम तोलकाप्पियर के द्वारा लिखी गई थी और यह प्राचीन तमिल साहित्यिक कार्य मानी जाती है, अतः कथन 1 सत्य है। यद्यपि तोलकाप्पियम तमिल व्याकरण है और यह संगम काल की राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक स्थिति को उजागर करती है, अतः कथन 2 और 3 भी सत्य हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। दूसरा सवाल, निम्नलिखित युग्मों को देखिए। उच्चतम नागरिक सम्मान और संबंधित देश। ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सऊद सऊदी अरब। ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड बहरीन। स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी आमिर अमानुल्लाह खान अफगानिस्तान। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू अवार्ड डेनमार्क। उपरोक्त में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? केवल 1 और 3, केवल 2 और 4, केवल 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 3। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ थे द्रुक ग्यालपू, जिसे नागादग पेलजी खोरलो कहते हैं, उससे सम्मानित किया गया। भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा हासिल अन्य अवार्ड हैं ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सऊद सऊदी अरब का गैर मुस्लिम गणमान्य व्यक्तियों को दिया जाता है, अतः प्रथम युग्म सही है। स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी आमिर अमानुल्लाह खान अफगानिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, अतः युग्म 3 भी सही है। ग्रेट कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन अवार्ड फिलिस्तीन का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो विदेशी गणमान्यों को दिया जाता है। ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड UAE का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, अतः दूसरा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू अवार्ड रूस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, अतः चौथा युग्म भी सही नहीं है। ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ निशान इजुद्दीन मालदीव द्वारा विदेशी गणमान्यों को दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा बहरीन का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, अतः विकल्प ए सत्य है। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 3। तीसरा सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, सहकारी समिति राज्य सूची का विषय है। कथन 2, बहुराज्यीय सहकारी समितियों को संघ सरकार द्वारा विनियमित किया जाता है। इनमें से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर हैं केवल 1, केवल 2, दोनों ही कथन सही हैं या फिर दोनों ही कथन गलत हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। सहकारी समिति भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची का विषय है, अतः कथन 1 सत्य है। कुछ सहकारी समितियां जैसे चीनी बैंक, मिल्क यूनियन आदि के सदस्य एवं सहयोग के क्षेत्र 1 से अधिक राज्यों में विस्तृत रहते हैं। बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम 2002 इन समितियों को शासित करता है। बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम के अनुसार इन समितियों पर प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रण केंद्रीय रजिस्ट्रार का होता है और कानून बनाने के दौरान यह स्पष्ट किया गया था कि राज्य के अधिकारियों का इस पर कोई नियंत्रण नहीं होगा, अतः कथन 2 भी सत्य है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। चौथा सवाल, व्यक्तियों को विदेशी वित्त पोषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। व्यक्तियों को विदेशी वित्त पोषण को
विदेशी योगदान अधिनियम के द्वारा विनियमित किया जाता है? कथन 2, FCRA वित्त मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है। कथन 3, सरकार की अनुमति के बिना व्यक्तिगत स्तर पर 25,000 रुपये तक विदेशी वित्त लिया जा सकता है। इनमें से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर हैं? केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। FCRA लाइसेंस रद्द होने का मतलब यह है कि NGOs गृह मंत्रालय की जांच में लंबित विदेशी दाता से वित्त प्राप्त नहीं कर पाएंगे। भारत में व्यक्तियों के विदेशी वित्त पोषण को गृह मंत्रालय द्वारा विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम 2010 के तहत विनियमित किया जाता है। इसलिए कथन 1 सत्य और कथन 2 असत्य है। व्यक्ति विदेशी योगदान बिना गृह मंत्रालय की अनुमति के ग्रहण कर सकते हैं। हालांकि इसमें विदेशी अनुदान 25,000 रुपये से कम ही होना चाहिए। अतः कथन 3 सत्य है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल कथन 1 और 3 सही हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कोयला गैसीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह कोयले को सीन गैस में बदलने की प्रक्रिया है। कथन 2, कोयला गैसीकरण से प्राप्त हाइड्रोजन का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों जैसे हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। कथन 3, भारत ने अभी तक कोयला गैसीकरण का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है। इनमें से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर हैं? केवल 1, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल कथन 1 और 2 सही हैं। दुनिया भर में कोयले से उत्पन्न बिजली की मात्रा नए वार्षिक रिकॉर्ड की ओर बढ़ रही है। इसके चलते आने वाले समय में वैश्विक स्तर पर कोयले की मांग बढ़ने की संभावना है। कोयला गैसीकरण कोयले को सिंथेसिस गैस, जिसे सिन गैस भी कहा जाता है, उसमें परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। सिन गैस हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है। इसलिए कथन 1 सही है। सिन गैस का उपयोग विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों जैसे कि बिजली का उत्पादन और रासायनिक उत्पाद बनाने में किया जा सकता है। कोयला गैसीकरण से प्राप्त हाइड्रोजन का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों जैसे अमोनिया बनाने, हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था को गति देने आदि के लिए किया जा सकता है। इसलिए कथन 2 सही है। कोयले का इन सीटू गैसीकरण या भूमिगत कोयला गैसीकरण कोयले के भंडार या जहां कोयला पाया जा रहा है वहीं कोयले को गैस में परिवर्तित करने की तकनीक है। भारत ने 2030 तक 4 प्रमुख परियोजनाओं के तहत 100 मिलियन टन कोयले का गैसीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए निवेश किया जाएगा। इसलिए कथन 3 गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। छठा सवाल, न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, A2 कारक किसान द्वारा केवल नकद में भुगतान की गई सभी लागतों को कवर करता है। कथन 2, A2 प्लस FL में A2 और अवैतनिक पारिवारिक श्रम का अधिरोपित मूल्य शामिल है। इनमें से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2? प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2022 सीजन के लिए खोपरा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को अपनी मंजूरी दे दी है। उचित औसत गुणवत्ता के मिलिंग खोपरा के लिए MSP को बढ़ाकर प्रति क्विंटल 10,590 रुपये कर दिया गया है। बॉल खोपरा के लिए MSP को प्रति क्विंटल 11,000 रुपये कर दिया गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करें तो यह वह दर है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है। यह किसानों द्वारा किए गए उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना की गणना पर आधारित है। कृषि लागत और मूल्य आयोग 22 अनिवार्य फसलों के लिए MSP और गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य की सिफारिश करता है। अनिवार्य फसलों में खरीफ मौसम की 14 फसलें, 6 रबी फसलें और 2 अन्य व्यावसायिक फसलें शामिल हैं। इसके अलावा तोरिया और छिलके वाले नारियल के MSP क्रमशः रेपसीड, सरसों और खोपरा के MSP के आधार पर तय किए जाते हैं। CACP राज्य और अखिल भारतीय दोनों स्तरों पर प्रत्येक फसल के लिए 3 प्रकार की उत्पादन लागत का अनुमान लगाता है। A2 की बात करें तो इसमें किसान द्वारा बीज, उर्वरक, कीटनाशक, किराए के श्रम, पट्टे पर ली गई भूमि, ईंधन, सिंचाई आदि पर नकद और वस्तु के रूप में भुगतान की गई सभी लागतों को कवर किया जाता है। इसलिए कथन 1 गलत है। A2 प्लस FL, इसमें A2 और अवैतनिक पारिवारिक श्रम का अधिरोपित मूल्य शामिल है। इसलिए कथन 2 सही है। C2, यह एक अधिक व्यापक लागत है। इसके अंतर्गत A2 प्लस FL में किसान की स्वामित्व वाली भूमि और अचल संपत्ति के किराए और ब्याज को भी शामिल किया जाता है। CACP MSP की सिफारिश करते समय A2 प्लस FL और C2 दोनों लागतों पर विचार करता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 7,
प्रलय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह भारत की पहली कन्वेंशनल बैलिस्टिक मिसाइल है। कथन 2, यह रक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा विकसित ठोस ईंधन आधारित मिसाइल है। उपरोक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। हाल ही में प्रलय मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO और संबंधित टीम को बधाई दी। प्रलय की बात करें तो यह भारत की पहली कन्वेंशनल बैलिस्टिक मिसाइल है, इसलिए कथन 1 सही है। इसे उत्तरी या पश्चिमी सीमाओं से किसी भी कन्वेंशनल मिसाइल हमले का जवाब के तौर पर तैयार किया गया है। यह रक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा विकसित ठोस ईंधन आधारित मिसाइल है। यह युद्धक मिसाइल भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के पृथ्वी डिफेंस व्हीकल पर आधारित है, इसलिए कथन 2 सही है। यह मिसाइल आधुनिक तकनीकों से लैस नई पीढ़ी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। इस उन्नत मिसाइल को इंटरसेप्टर मिसाइलों से मुकाबले के लिए विकसित किया गया है। यह वायु में एक निश्चित सीमा को कवर करने के बाद अपना मार्ग बदलने में सक्षम है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत म्यांमार संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, म्यांमार की एक्सपोर्ट बास्केट में तिलहन सबसे बड़ी वस्तु के तौर पर है। कथन 2, भारत के ICAR के सहयोग से स्थापित एडवांस सेंटर फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन दलहन और तिलहन पर अनुसंधान प्रयासों में सहयोग का उदाहरण है। इनमें से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है केवल 2, ऑप्शन बी। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला म्यांमार की अपनी 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने म्यांमार के लोगों की सहायता के लिए म्यांमार रेड क्रॉस सोसाइटी के प्रतिनिधियों को मेड इन इंडिया टीकों को 10 लाख खुराकें सौंपी। भारत म्यांमार संबंध की बात करें तो स्वास्थ्य और महामारी के दृष्टिकोण से भारत द्वारा म्यांमार को ड्रग डिप्लोमेसी के एक हिस्से के तौर पर कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में म्यांमार की सहायता के लिए 3000 एंटीवायरल रेमडेसिविर का पैकेज दिया गया। आर्थिक संबंध की बात करें तो दोनों देशों के बीच लगभग $107 मिलियन का द्विपक्षीय व्यापार होता है। म्यांमार की एक्सपोर्ट बास्केट में दलहन एकल सबसे बड़ी वस्तु के तौर पर है, अतः कथन 1 गलत है। भारत के ICAR के सहयोग से स्थापित एडवांस सेंटर फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन दलहन और तिलहन पर अनुसंधान प्रयासों में सहयोग के उदाहरण के तौर पर है, इसलिए कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल कथन 2 ही सही है। 9वां सवाल, यूक्रेन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, रूस के साथ इसके गहरे सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं और यहाँ बड़ी संख्या में लोग रूसी भाषा बोलते हैं। कथन 2, रूस ने अमेरिका और उसके सहयोगी देशों से यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं करने के आश्वासन की मांग की है। इनमें से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी दी है कि यूक्रेन संघर्ष पर पश्चिमी देशों की कार्रवाइयों के जवाब में रूस सैन्य कदम उठाने के लिए तैयार है। रूस द्वारा यूक्रेन को पश्चिमी गठबंधन नाटो में शामिल नहीं करने की मांग की जा रही है, इसलिए कथन 2 सही है। यूक्रेन की सीमा उत्तर में बेलारूस, पूर्व में रूस, दक्षिण में अजोव सागर और काला सागर, दक्षिण पश्चिम में मोल्दोवा और रोमानिया और पश्चिम में हंगरी, स्लोवाकिया और पोलैंड से लगती है। सुदूर दक्षिण पूर्व में यूक्रेन रूस से कर्च जलडमरू मध्य से अलग होता है, जो अजोव सागर को काला सागर से जोड़ता है। पूर्व सोवियत गणराज्य के तौर पर रूस के साथ इसके गहरे सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं और वहां व्यापक तौर पर रूसी भाषा बोली जाती है, इसलिए कथन 1 सही है। रूस ने यूक्रेन के यूरोपीय संस्थानों की ओर रुख का लंबे समय से विरोध किया है। जब 2014 में यूक्रेन के लोगों ने अपने रूसी समर्थक राष्ट्रपति को पदच्युत किया तो रूस ने यूक्रेन के दक्षिणी क्रीमियन प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। आज के सेशन का अंतिम सवाल, किदाम्बी श्रीकांत जिन्होंने स्पेन में एक चैंपियनशिप में ऐतिहासिक रजत पदक जीता है, निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? बैडमिंटन, मुक्केबाजी, तैराकी या फिर टेनिस? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, बैडमिंटन। हाल ही में बैडमिंटन खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत ने स्पेन के ह्यूएल्वा में BWF विश्व चैंपियनशिप के पुरुष एकल फाइनल में ऐतिहासिक रजत पदक जीता। सिंगापुर के लोह किन यू ने इस मुकाबले में श्रीकांत को 21-15 और 22-20 से हराया।
श्रीकांत चैंपियनशिप में उपविजेता रहने वाले पहले भारतीय हैं, अतः विकल्प ए सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए बैडमिंटन। अब नोट करते हैं आज के सेशन का अभ्यास प्रश्न। प्रश्न है, भारत में धर्म की स्वतंत्रता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। कथन 2, अनुच्छेद 26 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता प्रदान करता है। इनमें से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अन्य महत्वपूर्ण सवालों और उनकी व्याख्याओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।